A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your accounts teacher. Today we'll be solving the specimen paper of 2024 examinations for class 12 ISC. This paper is of 80 marks. It will be of 3 hours. You'll get additional 15 minutes for only reading the paper, in which you have to make choice. You have to solve it orally, and you have to orally in the sense कि not in written. कहीं पर भी आपको उसको लिखना नहीं है. और उसके बाद the section has to be, means you are not supposed to write during that time. फिर section A is compulsory. You have to attempt all the questions. You have choice in either section B or section C. दोनों में आपको choices दी होंगी. वो theoretical वाला जो होता है सबसे last वाला. फिर internal choices are there. All the marks are given in brackets. जितने भी calculations है वो बहुत clearly show करने चाहिए आपको. और जितनी भी कैलकुलेशन या वर्किंग्स हैं वो सब जो रफ साइड होता है वहां पर यू हैव टू शो इट, मींस यू हैव टू मेक इट एंड शो इट. उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है. नाउ दिस इज सेक्शन ए, 60 मार्क्स का है. तो वील बी डूइंग अ पार्ट ऑफ इट टुडे, जिसमें हम लोग सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसको लेंगे एक एक नंबर वाले. In subpart 1 to 4 you have to choose from the correct options, and from subparts 5 to 10 you have to answer the questions as instructed. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन द डेट ऑफ सोम्स एडमिशन एज अ पार्टनर ये तय हुआ था कि फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 2,50,000 है, इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 40%. फिर मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 1.5 लाख है, इट विल बी रिड्यूस्ड टू 40%. ओके, तो यू हैव टू चेंज, यू हैव टू डिसाइड कि इसमें से कौन सा वाला आंसर होगा. तो दिस विल कैलकुलेट हियर. क्वेश्चन आपको सेम यही दिया हुआ है यहाँ पर. अब इसमें बोला है कि फर्नीचर, ठीक, तो सबसे पहले वील कैलकुलेट फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 2,50,000 है. यू हैव टू टेक इट्स रिड्यूस्ड बाय 40%. बाय 40% का क्या मतलब है कि 40% से ये कम हुआ है. ओके, तो दिस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 40%. तो 1,00,000 से ये कम हुआ, मतलब अब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है, 1.5 लाख. ठीक, बट रिड्यूस किससे हुआ, 1,00,000 से. फिर दूसरा है मशीनरी. मशीनरी डिफरेंस समझो, यहां पर दिया हुआ है बाय, यहां पर दिया हुआ है 2. तो मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू जो है वो 1,50,000 है, हैज बीन रिड्यूस्ड टू 40%. तो आप उसका 40% निकाल लो. ओके, इट विल बी ₹60,000. तो इतने की अब ये हो गई है, इसकी ये वैल्यू ही इतनी हो गई है. तो कितनी बची, 1,50,000 में से 60,000 माइनस कर दो. द आंसर यू विल गेट इज 90,000. ओके, इतने से ये रिड्यूस हुआ है, इतने से ये रिड्यूस हुआ है. तो टोटल रिडक्शन कितना हुआ, 1,00,000 प्लस 90,000. तो दिस विल बी 1,90,000. ओके, तो द आंसर विल बी हियर बी, दैट इज 1,90,000. फिर पूछा है सेकेंड क्वेश्चन, अनीता, बीनू, चित्रा डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म. अनीता ने एक लोन लिया था ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द फर्म, एंड यू हैव टू टेल कि व्हाट विल बी द एंट्री टू सेटल अनीताज लोन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. अनीता का लोन सेटल करने की एंट्री क्या होगी. तो हर लोन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट. तो इट विल बी रिटन as Anita's capital account debit to Anita's loan account. Okay, then the next question says a company है that has issued 5,000 shares of rupees, ये C वाला आंसर होगा. फिर उसके बाद कहा गया है कि एक कंपनी है जो इशू करती है 5,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5% टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस. उसको अपना प्रॉफिट यूज करना है. यू हैव टू टेल कि वो किस ऑर्डर में होगा.
तो सबसे पहले विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन कैपिटल रिजर्व, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो यू कैन रिमेंबर इट एज SCP, securities premium, capital reserve and profit, statement of profit and loss, profit. Okay, so this will be as RQP, तो it will be the answer C. इसके बाद एक और तकनीकी अतरंगी सा क्वेश्चन आता है. द क्वेश्चन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी रेफर्स टू पेड अप कैपिटल, क्योंकि इसमें फुली पेड अप भी आता है, सॉरी पेड अनपेड दोनों आते हैं. फिर लिखा हुआ है कॉल्ड अप कैपिटल, दो उसमें एरियर्स भी आ जाए, दिस विल ऑल्सो नॉट बी देयर. फिर है नॉमिनल value of all the shares allotted on the date of balance sheet and the paid up value of all the shares allotted on the date of balance sheet and the balance of shares forfeited account, balance of shares forfeited account. अब देखो this could be the answer, but जितना हमने reconfirm करके चेक किया है from everywhere I could, तो my answer is the nominal value of shares allotted. nominal value क्या होती है? the face value of shares allotted in the sense कि जो भी capital is subscribed it has been allotted. ठीक है, there is no the over subscription और under subscription का सीन ही उसमें नहीं है. तो the nominal value of shares, यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है that the nominal value of shares that is subscribed capital of a company is determined by multiplying the number of shares by their nominal or the face value. The nominal value is a stated value per share as specified in the company's articles of association. Still, agar D1 could be the answer, C1 could also be the answer. Just don't rely on any of the particular कि यही होगा या यही होगा. Just go how many teachers you know of accounts, whether it is in your school or coaching, just जाओ उनसे पूछो और उनसे उस चीज का clarification लो. Since my teacher has told me nominal value C वाला answer, तो I will consider is C, but you can change it accordingly. Okay, so I am just keeping this question as debate. You can discuss it. जिया, now next question. जिया, टिया, सिया and बशीर चार पार्टनर्स थे जिनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था that was 3:3:2:1. टिया रिटायर्स, बशीर अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करता है, मतलब बशीर का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा उसका शेयर इसका इतना ही रहेगा 3+3+2+1, तो इट विल बी अपॉन 9. तो उसका बशीर का जो शेयर है वो उतना ही है. जिया takes over 2/3 of Tia's share, balance is taken by Sia. You have to calculate the new profit sharing ratio. Okay, so this we will be doing here. This we'll be doing here. कहाँ पे है question? Okay. तो here is the question, the same question जो हम लोग ने अभी पढ़ा था, तो इसमें भी वही सेम चीज लिखी हुई है. अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. Who all are there? जिया, टिया, सिया एंड बशीर. ओके, और उनके बाद उनका शेयर वी विल राइट 3/9, 3/9, 2/9 एंड 1/9. तो इनको तो इनका इतना ही हिस्सा मिलेगा, इनको कम ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. उसके बाद आते हैं टिया. टिया इज रिटायरिंग. ओके, और इनका जो हिस्सा है, टिया इज रिटायरिंग, टिया का जो हिस्सा है, टिया रिटायर्स, उसका जो बशीर विल टेक हिज ओरिजिनल. जिया टेक्स 2/3 of टिया शेयर, बैलेंस इज टेकन बाय सिया. तो जिया का पहले कैलकुलेट करते हैं. जिया ने कितना शेयर लिया? जिया हैज टेकन 2/3 ऑफ किसका? 3/9 का. तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर सकते हो. 9 into 3 27 and 3 2s are 6. ओके, और उसके बाद आती है सिया. तो सिया ने कितना शेयर लिया है? सिया हैज टेकन, अब what was the share? The 3/9 was the share 3/9 का. ठीक है, 2/3 इन्होंने लिया है, तो 1/3 किसने लिया होगा? यहाँ पे ऐसे लिखते हैं
1/3 हैज बीन टेकन बाय सिया। ओके, तो फिर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 9/3, 9 into 3 दैट इज 27, और उसके बाद यहाँ पर ये, तो अगर इसको कट करोगे तो अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ 3 दिस विल बी 2/9 and this will be 1/9। तो ये हिस्सा ये ले रही है, ये हिस्सा ये ले रही है। अब जिया का जो ओल्ड शेयर था, जिया का जो पहले का शेयर था दैट वाज 3/9, प्लस कर दो उसमें जो उसको मिला है 2/9, जिया का शेयर हो जाएगा 5/9। ठीक है, फिर आफ्टर जिया इज सिया, सिया का जो शेयर है दैट इज 1 जो उसको मिला है 1/9 प्लस जो ओल्ड वाला है 2/9, तो उसका जो एक्चुअल नाउ अब जो उसका शेयर हो जाएगा 3/9। ठीक, तो नाउ द, पता नहीं कहां पर तुम लोग को दिख भी रहा है, इधर दिख रहा होगा, तो नाउ द न्यू शेयर या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ऑफ जितने भी लोग हैं वो हो जाएगा 5/9। ओके, किसका? सबसे पहले आता है इनका, जिया का 5/9, फिर 3/9 क्योंकि टिया तो चली गई है 3/9, और लास्ट में बशीर 1/9। ठीक, तो द आंसर विल बी 5:3:1। Now we will move towards the next question. The next question says कि goodwill is a fictitious asset. तो goodwill is a fictitious asset. गुडविल इज एन इनटैंजिबल असेट। फिक्टिशियस असेट्स वो असेट्स होते हैं जिसमें यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव, मतलब दोज आर येट टू बी रिटन डाउन फ्रॉम द प्रॉफिट पार्ट, मतलब उनको अभी तक हमने खत्म नहीं किया हुआ। जैसे मान लो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, प्रमोशन एक्सपेंसेस हो गए, लॉस ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गया और इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, तो वो होते हैं जिनको हम टाइम टू टाइम उनको प्रॉफिट में से कट करते रहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये गुडविल इज अ फिक्टिशियस असेट, नो, और उन फिक्टिशियस असेट्स को हम लोग टैंजिबल या इनटैंजिबल कंसिडर नहीं कर सकते, बट गुडविल इज एन इनटैंजिबल असेट। दूसरी चीज है गुडविल हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू। यस, जब भी आप कोई भी बिजनेस को परचेज करते हो तो उस टाइम पर द मनी दैट यू गिव एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, ठीक, तो दैट इज नोन एज, दैट इज योर द गुडविल दैट यू आर पेइंग फॉर टू परचेज दैट फर्म, वो उस फर्म की गुडविल होती है। दैट इज नोन एज कि उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो है। तो assertion is wrong but the reasoning is correct. Then this is the answer number C. Then next is seventh one. Seventh one says at the time of dissolution of a partnership firm, जो उसकी बैलेंस शीट थी, इट शोड अप अ स्टॉक ऑफ ₹40,000, मतलब बैलेंस शीट में एक स्टॉक था उनका 40,000 का, जिसमें ये सारी चीजें थी, इजिली मार्केटेबल आइटम्स, ऑब्सोलीट आइटम्स एंड कुछ मिसलेनियस अदर आइटम्स भी थे, जिन्होंने जब उनको जब सेल किया गया तो उन्होंने रियलाइजेबल वैल्यू क्या निकाली, 70% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री जो थी वो मुझे पूरी मिल गई। 40,000 का 70% कैलकुलेट किया, उससे मुझे पूरा पैसा मिल गया, मतलब 100 रुपए की 100 रुपए की मिल गई, समझ लो। ऑब्सोलीट आइटम जो थे 10% ऑफ रिमेनिंग इन्वेंट्री इट वाज डिस्कार्डेड, और बाकी जो मिसलेनियस आइटम्स थे दे वर 20% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो दिस वी विल सॉल्व हियर। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सबसे पहले जब हम लोग ने उसको रियलाइज किया, मतलब उनको बेचा सामान को, तो इजिली मार्केटेबल सिक्योरिटीज है 70% ऑफ टोटल इन्वेंट्री। 70% ऑफ टोटल इन्वेंट्री मीन्स 40,000 का 70% यू विल कैलकुलेट। ओके, तो जब आप उसको कैलकुलेट करोगे इजिली मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एक छोटा सा टेबल बना लो, उनको सिर्फ आंसर ही चाहिए वैसे एक नंबर में, बट इट लुक्स प्रेजेंटेबल। नेम ऑफ द पर्टिकुलर्स वट एवर वर देयर, जो भी आपके पास आइटम्स है सेल करने के लिए, इजिली मार्केटेबल्स 28,000। हाउ कम 28,000? 40,000 का 70%, ये जो था इट वाज सोल्ड इन फुल, तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हुई? 28,000 ही हुई। फिर ऑब्सोलीट आइटम्स कितना हुआ? 12,000 का 10%, 12,000 का जो मतलब 40,000 हटा दो, ठीक। ऑब्सोलीट आइटम सब क्या था? 10% ऑफ द रिमेनिंग इन्वेंट्री। रिमेनिंग इन्वेंट्री कितनी बची हुई है? 12,000।
28,000 तो भाई हमको पूरा मिल गया, 12,000 अब बचा है, 12,000 का 10% आपका ऑब्सोलीट आइटम्स है 1200, और वो 1200 डिस्कार्ड हो गए, मतलब कुछ भी नहीं मिला उसमें से मुझे, तो ये हमने कर दिया यहाँ पर डैश, आप यहाँ पर नील भी लिख सकते हो। फिर कुछ मिसलेनियस आइटम्स से अदर देन द स्टॉक, मतलब बाकी चीजों के अलावा। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 28,000 1200 ये दोनों हटा दोगे, बचेगा क्या आपके पास 10,800, ठीक, मतलब जो 12,000 बचे भी थे, 12,000 में से 1200 माइनस कर दोगे तो भी आपके पास 10,800। और बोला गया है कि इन्हीं का ही यू हैव टू टेक 20%, टेक दैट 20%, इट विल बी 2160, ठीक है। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा इसका रियलाइजेबल का, इसको इससे प्लस करो, इसको इससे प्लस करो, तो इट विल बी 30160, ठीक है। 28,000, 2930 और 160 ये। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द स्टॉक। तो यहाँ पर यू विल राइट, यहीं पर ही आप अमाउंट स्टेटमेंट लिख सकते हो, दैट अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्टॉक ₹30160. Okay, now we will move towards the next question. The next question says, question number 8. Question number 8 कहता है that as a result of the measure taken by the government in 2019-20 non-creation of DRR by listed companies, the investments in the issues of the company have become riskier. तो क्या बोला गया है कि अगर मतलब उस टाइम पर एक मेजर निकला था 19-20 में कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, एचएफसीज हैं, वो क्या करेंगी, वो डीआरआर नहीं बनाएंगी, जिसके कारण जो भी इन्वेस्टमेंट है इस अगर कंपनी में होता है तो इट कैन बी रिस्कियर। तो बोला गया कि यू हैव टू टेल द इम्पैक्ट ऑफ दिस मेजर। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है यहाँ पर। अब देखो एक तो चीज यहाँ पर दी ही हुई है, ठीक है, तो बस आपको उसको इन्वेस्टर्स के टर्म्स में लिख देना है, दैट इट विल लीड टू अनसर्टेन रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, ठीक, एंड मैक्सिमाइज, मतलब जो उनको रिटर्न्स मिलते हैं वो जरूरी नहीं है भाई, दे कैन नॉट रिलाई ऑन देम, इट विल बी अनसर्टेन, हो सकता है कि मिले, हो सकता है। सेफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होती, वेल एंड गुड, जब डीआरआर बनता फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होती, तो उसी को ऑपोजिट कर दो, दैट देयर विल बी अनसर्टेन रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। और दूसरी चीज कि इट कैन मैक्सिमाइज रिस्क इफ देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट, और अगर पेमेंट नहीं मिला तो फिर उनका जो रिस्क लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट इज यू हैव टू टेल द डिफरेंस between the company's balance sheet and the balance sheet of the firm. तो यहाँ पर the answer is written, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, पढ़ लेना उसको 2-4 पॉइंट्स, इतना ज्यादा लॉन्ग में नहीं पूछेंगे। Format and contents of the company's balance sheet must be in accordance with Schedule 3 Part 1 of the Companies Act 2013, but there is no statutory format or prescribed contents for the balance sheet of the firm. Okay, now the next question, and I guess this is the last question. इसके बाद question number 2 शुरू होगा, that we will do in the next part. तो क्या बोला गया है, मैट्रिक्स लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दैट रिडीम्स 7,000 डिबेंचर्स ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इन दीज इंस्टॉलमेंट्स। तो कैसे 22 को उन्होंने इतना डिबेंचर रिडीम किया, 23 को इतना किया और 24 में इतना वो लोग करेंगे। और एंड यू हैव टू टेल कि 31 मार्च 2023 को, मतलब इस डेट पर, इस डेट पर नहीं, इस डेट पर, ठीक है, 23 को हाउ मच DRR इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो दिस वी विल कैलकुलेट हेयर, this we will calculate here हम लोग अपना पहले क्वेश्चन ढूंढेंगे। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर बोली है कि 31 मार्च को 2022 को जो उनको मनी रिडीम करना था, तो दिस वाज इतना, ठीक है। तो पहले हम लोग उसका जो अमाउंट ऑफ DRR है, दैट हैज टू बी मेड 1 ईयर बिफोर, ओके, तो वो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे 1 साल पहले, और उस अमाउंट का 10% कितना, 2000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब कि ये 2 लाख, और 2 लाख का 10% वी विल टेक, तो वो हो जाएगा 20,000।
तो हमने जो सबसे पहले अमाउंट DRR की ट्रांसफर की, DRR में जो ट्रांसफर की that is ₹20,000। ओके, ये अमाउंट गलत लगा, यहाँ पे लगेगा 20,000। उसके बाद 31/3/2022 को जो हमने ट्रांसफर की है इसी की द आउटस्टैंडिंग की ये, तो दैट इज 3,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 का 10%, 3 लाख का 10%, दैट इज 30,000। फिर बोला गया है 31 मार्च 2024 को जो जाना था ये इतना जाना था। अब बोला गया है कि देखो जो डिबेंचर्स हैं वो इतने 2000, तो हमको जो उसमें डालना चाहिए था, मतलब जो भी बनेगा वो इतना बनना था। ओके, तो बोला इसमें क्या गया है दैट पहले यहीं पर ही उसको कैलकुलेट कर लो। 50,000 हो गए। अब 50,000 में से व्हाट वी नीड टू हैव, हम लोग को अल्टीमेटली जो ये गया, ठीक। इसके बाद जब ये वाला पार्ट आया, जब हम लोग ने नेक्स्ट टाइम 30,000 डिवेंचर्स उसमें ट्रांसफर किए 2022 में, तो उसके बाद जनरल रिजर्व में ये जब जाएगा तो व्हाट अमाउंट हैज टू बी ट्रांसफर्ड नेक्स्ट ईयर 2024 के रिडेम्पशन के लिए जो हम लोग आउटस्टैंडिंग रखेंगे, उसमें जो DRR रखेंगे वो कितना होना चाहिए, वो 20,000 होना चाहिए। तो अभी आपके पास जो करंट बैलेंस है वो कितना है, वो 30,000 है। ये 30,000 का जो बैलेंस है आपके पास उसमें से 20,000 रुपए उसी DRR में ही रहने दो। What will be transferred to general reserve will be the बचा हुआ जनरल रिजर्व में what will go is the बचा हुआ ₹10,000। Okay, तो 10,000 will be the amount that will be transferred to general reserve since वो excess amount है that is not to be used now। और अब जो उसके बाद जो general reserve जो DRR में amount जाएगी last year में 2023 में वो रहेगी मेरी 20,000 only। Okay, so now we will be, now this is all for today। I hope you have understood, rest we'll be doing more in the next parts, and do discuss or do ask the same question to the your teachers as well apart from getting it solved here। ये वाला जो question था subscribed capital वाला, still I am saying that my answer is C, but you can discuss it and see that whether it is C or D। I hope you have understood। Best wishes for your exam, do well, thank you।